कमेंट लग हेलो एवरीवन, आ जाओ। हम लोग आज जो वोकैबलरी करेंगे वो वोकैबलरी रिलेटेड टू ज्योग्राफी होगा। अब आप कहोगे कि मैम ज्योग्राफी तो आप नहीं पढ़ाते हो। बेटा ज्योग्राफी मैं नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे वोकैबलरीज है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ मैं। याद रखना, इसका मतलब ये है कि इसके सिनोनिम्स वगैरह नहीं होंगे, लेकिन हाँ इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आज सबसे पहले इक्विनॉक्स में, और ये जो वर्ड है इक्वी, कहाँ है पेन? इक्वी का मतलब होता है इक्वल। इक्वी रूट है इक्वल का। इक्वी क्या होगा? ऐसे 2 दिन साल में आते हैं जिस दिन दोनों यानी डे एंड नाइट दोनों इक्वल होता है। तो देखो 2 days in a year when both the day and night are equal। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हो तो आपको पता होगा कौन कौन से दिन है साल में जहां पर डे एंड नाइट इक्वल होता है। जरा मुझे बताओ तो। नेक्स्ट आओ, सॉल्स्टिस। बेटा ये होता है जिस दिन दिन सबसे बड़ा हो साल में या रात सबसे बड़ी हो साल में। The 2 days in a year marked by the longest and the shortest day। यानी कौन सा एक दिन जो लॉन्गेस्ट डे होता है, कौन सा एक दिन जो शॉर्टेस्ट डे होता है, वो भी आप मुझे बताओगे ऐसा कब होता है। 21 जून, अजय कुमार ने कहा 21 जून। यस, ये इक्विनॉक्स 21 जून को होता है। बेटा वैलेंटाइंस डे नहीं होता। 23 दिसंबर, यस वेरी गुड। अब मुझे बताना सॉल्स्टिस कब होता है? कृष्णा गलत है, 16 सितंबर क्या होता है? 21 जून है, ठीक है। एंड 20 बेटा पहले इसके बीच में आप कोई अननेसेसरी क्वेश्चन मत करो। 22 मार्च एंड 23 सितंबर। बेटा आप दोनों का जवाब दे रहे हो, मुझे सिर्फ पहला बताओ। इक्विनॉक्स लिख दो, इक्विनॉक्स कब कब है एंड सोल्स्टिस कब कब है, ठीक है ना। हेडिंग के साथ लिखे हुए इक्विनॉक्स कब कब है एंड सोल्स्टिस कब कब है। लेकिन नेक्स्ट आओ, इसमस 25 दिसंबर लॉन्गेस्ट नाइट होता है। यस, चलो बेटा एक एक करके लिख रहे हो तुम लोग, पूरा एक साथ लिखो ना। पहले एक साथ आप इक्विनॉक्स लिखो। 23 को सबसे बड़ी रात होती नहीं। आह, बहुत कंफ्यूजन तुम लोग को बेटा। नेक्स्ट आओ, इसमस। इसमस बेटा इस्थमस मत कहना, टी एच जो है ना ये साइलेंट है। अ नैरो पीस ऑफ लैंड विथ वाटर ऑन ईच साइड। देखो इस तरह के जो लैंड्स होते हैं ना, इस तरह के जो लैंड होते हैं उसमें वाटर ऑन ईच साइड होते हैं। हम्म मैं इमेज दिखा दूं आपको, इस तरह का होता है। A narrow piece of land with water on each side। देखो मीनिंग, हाँ ये देखो, ये देखो, ये नैरो पीस ऑफ लैंड होता है, नैरो पीस ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन ईच साइड। देख रहे हो चारों तरफ उसके पानी है, इसको कहते हैं इस्मस। ठीक है, अभी मैं लिखवा दूंगी बेटा, सब लिखवा दूंगी, रुक जाओ। नेक्स्ट आओ, नैरो पीस ऑफ लैंड वाटर ऑन ईच साइड इज इस्मस। इस्थमस मत कहना, उसमें टी एच साइलेंट है, वो इस्मस है। नेक्स्ट आओ, एपिसेंटर। आपको पता है जो भूकंप आता है वो सबसे नीचे एकदम, हो सकता है बहुत नीचे प्लेट में आ रहा, लेकिन जहां पर वो प्लेट हिलते हैं और एक दूसरे को बस स्लाइड कर रहे होते हैं, वहां पे उसके ऊपर जाओगे तो धरती का जो टॉप है जहां पे, वहां पे सबसे ज्यादा असर पाया गया
उसको कहते हैं एपिसेंटर। यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा उस भूकंप का असर है, अगर वो शहर है तो सबसे ज्यादा तबाही वहीं पर हुआ होगा, उसी को कहते हैं एपिसेंटर। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वेयर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक आर फेल्ट मोस्ट स्ट्रांगली। और जो अर्थक्वेक है ना बेटा, वो हमेशा रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। देखो इक्विनॉक्स बहुत अच्छा, 22 मार्च एंड 23 सितंबर। वेरी गुड बेटा, श्वेता ने बहुत अच्छा से जवाब दिया। 22 मार्च एंड 23 सितंबर इक्विनॉक्स है, एंड सोल्स्टिस है 21 जून एंड 22 दिसंबर। ठीक है, ठीक है। इधर दिसंबर होगा। हम्म 21 मार्च है बेटा। देखो सही है। नेक्स्ट आओ बेटा, याद रखना रिक्टर स्केल, एपिसेंटर, सिज्मो, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो रिलेटेड टू अर्थक्वेक है बस। एपिसेंटर जहां पे सबसे टॉप में सरफेस पे, जहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक फील किया जाता है। रिक्टर स्केल बेटा, रिक्टर स्केल, एक सेकेंड यार, 22 दिसंबर होगा ना, मैं खुद ही कंफ्यूज, सेकेंड पर होना चाहिए। एक सेकेंड, हम्म 22 दिसंबर है। हो गया। नेक्स्ट आओ, रिक्टर स्केल वो स्केल जिसमें नापा जाता है कि भाई आ, कितना ज्यादा आया, कितनी तीव्रता है। अगर 3 4 होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर 7 हुआ, 7.5 हुआ, बड़ी तबाही मचती है। तो रिक्टर स्केल नापता है कि भाई, वो स्केल जिसको बताता है कि भाई कितनी तीव्रता का यहाँ पे भूकंप आया है। सिज्मोग्राफ बेटा, ग्राफ जब भी हो समझ जाना राइटिंग की बात हो रही है, और सिज्मो वर्ड वर्ड जो है वो रिलेटेड टू अर्थक्वेक है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स अर्थक्वेक, इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक मेजर करता है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, और स्केल ये रहता है, इंस्ट्रूमेंट ये है, स्केल ये है। डेल्टा बेटा, डेल्टा का मतलब ना समझो ध्यान से, जब कोई रिवर सी के नजदीक पहुंचता है ना, तो वो क्या होता है, बहुत छोटी छोटी धाराएं बन के उस सी में मिल जाती है। यानी खुद सोचो
एक रिवर आ रहा है और रिवर आके सी है, यहाँ पूरा कंप्लीट सी है, तो धीरे धीरे क्या होता है, रिवर को जहां पर भी रास्ता मिलता है ना, वैसे इस तरह से बढ़ जाता है। तो ये जो एक ट्रायंगल बनता है ना रिवर का सी के पास आते आते, उसको कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा मैं आपको दिखा दूं, आप हमेशा कोशिश करना जिस चीज में भी कंफ्यूजन हो ना रिलेटेड टू ज्योग्राफी, आप सिर्फ एक बार उसको देख लो, उसका पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक पिक्चर दिखा दूं मैं आपको, डेल्टा का सबसे सही वाला पिक्चर दिखाती हूं मैं आपको। देखो देख रहे हो, ये रिवर था, ये रिवर आया इस तरह से सी के पास पहुंचते हुए, देखो ये एक ट्रायंगल का शेप लेने लगा है, क्योंकि इधर से भी निकल रहा है पानी और इधर से भी निकल रहा है, तो ये जो बनाता है वो डेल्टा हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा इज फ्लैट लैंड शेप लाइक ए ट्रायंगल where a river divides into smaller rivers as it goes into the sea, जिसको जिधर से रास्ता मिल रहा है उधर से बह के निकल जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है सुंदरबन डेल्टा। जियोलॉजी, बेटा जियो वर्ड जहां दिखे ना वहां एक चीज समझना, जियो मतलब अर्थ होता है, तो जियोलॉजी में आप अर्थ पढ़ते हो, और जो अर्थ पढ़ोगे तो अर्थ जिस रॉक से बना हुआ है, जिस सैंड से बना हुआ है, आप वही तो पढ़ोगे। देखो डेमोग्राफी, बेटा डेमो जहां पर भी देखो समझ जाओ, पीपल लोग, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, लोगों की पढ़ाई। डेमोग्राफी, कहीं भी पूछते भाई यहाँ का डेमोग्राफी कैसा है, तो पता चल जाता है कि वहां पे लोग कितने हैं, वो एरिया में मतलब कहते हैं ना पर स्क्वायर मीटर कितने लोग वहां पे निवास करते हैं, वो सब पता चल जाता है डेमोग्राफी पढ़ने से। ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो। नेक्स्ट आओ मिटोलॉजी, बेटा लॉजी का मतलब तो स्टडी होता है, ठीक है, लेकिन मिटोलॉजी में याद रखना हम मीटियोर्स को नहीं पढ़ते हैं, ये है एग्जाम में आया क्वेश्चन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इज मिटोलॉजी। तो इसीलिए आज बारिश होगी कि नहीं, आज मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा, ये हम अगले 10 दिन का भी निकाल कर रख देते हैं। कैसे होता है, वही तो मिटोलॉजी है, द स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। टेरेन, टेरेन का मतलब कहीं का भी इलाका, जोग्राफिकल लैंड। देखो एन एरिया ऑफ लैंड कंसिडरिंग इट्स नेचुरल फीचर्स, अब वहां पहाड़ है कि प्लेन है कि कैसा है ना, वो टेरेन का मतलब हो गया कि वहां का एरिया एक और उसके साथ साथ वहां के जो नेचुरल फीचर्स है वो। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बेटा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जब आप एक अर्थ पढ़ते हो तो अर्थ में जो इस तरह से जो आपके इक्वेटर से पैरेलल जो सर्कल होते हैं उसको लैटिट्यूड कहते हैं, और ये जो एक्सिस है इसके पैरेलल जो सर्कल होते हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कहाँ का टाइम कितना होगा, है ना। द एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, बेटा नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ इक्वेटर से जाते हो तो ये लैटिट्यूड है, ठीक है, और डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज फ्रॉम द एक्सिस, अगर आप कहोगे तो दैट इज लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड का डेफिनेशन में अर्थ नहीं है, ईस्ट है, ये ध्यान रखना, उसको आप सही कर लेना। ठीक है, देखो वही है, ये एक्सिस है, इसके ईस्ट एंड वेस्ट दोनों तरफ ये जो है वो एक्सिस के जो पैरेलल में है वो लॉन्गिट्यूड है, ये याद रखना। फाइन।
फ्लोरा एंड फौना, बेटा ये बहुत बार आ चुका है। फ्लोरा हैज कम फ्रॉम फ्लावर, वो रूट है प्लांट्स का, वेजिटेशन का। तो किसी भी इलाके का जो वेजिटेशन होता है उसको फ्लोरा कहते हैं। किसी भी इलाके के एनिमल्स जो होते हैं उनको हम फौना कहते हैं। फ्लोरा एंड फौना देख लो। नेक्स्ट आओ, पेडोलॉजी। बेटा पेडो वर्ड हैज कम फ्रॉम, दो है इसका रूट। एक तो PAEDO होगा तो बच्चा होता है, और ऐसे PEDO होता है सॉइल। तो कहीं के भी सॉइल का साइंटिफिक स्टडी कि यहाँ कॉटन उगेगा, कि यहाँ पे दाल उगेगा, यहाँ पे गेहूं की खेती अच्छी हो सकती है, वो सब साइंटिफिक स्टडी जब किया जाता है ना वहाँ के सॉइल का, तो वो तब पता चलता है। और वो साइंटिफिक स्टडी जो होते हैं वो पेडोलॉजी होते हैं। ठीक है। इथनोलॉजी, बेटा इथनो हैज कम फ्रॉम इथनिक, और इथनिक जो होते हैं ना वो उसका नस्ल बताता है, नस्ल। तो कहीं के नस्ल की पढ़ाई कि भाई वहां पे ओरिजिनली कौन सा नस्ल था, बाहर से कौन सा नस्ल आया, तो वो कहलाता है इथनोलॉजी। नेक्स्ट आ स्वाम्प। कोई भी एरिया जो वेट लैंड होता है ना, जो सॉफ्ट लैंड होता है, वहां पे आप देखोगे दलदल बहुत होंगे, उसी को स्वाम्प कहते हैं। एन एरिया ऑफ सॉफ्ट वेट लैंड, यानी लैंड होंगे, सॉफ्ट होंगे, वेट होंगे, उसको कहते हैं स्वाम्प। ठीक है बेटा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड करीबन 180 होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइम निकालते हैं, वो सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आप बस खाली इतना याद रखो कि पैरेलल टू द इक्वेटर जो होगा वो लैटिट्यूड होगा, एंड पैरेलल टू द एक्सिस जो होता है वो लॉन्गिट्यूड होता है। बस इतना ही, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड मेरीन, ये 3 तरह के जानवर हम पढ़ते हैं। जो जमीन पे रहने वाले जानवर है, जिसको आप पानी में डाल दोगे तो मर जाएगा क्योंकि वो सांस नहीं ले पाएगा, वो कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल, जिसको हम कहते हैं थल्य, रिलेटिंग टू अर्थ और लैंड। जो पानी में रहते हैं, चाहे वो जानवर हो या प्लांट्स हो, उसको एक्वेटिक कहेंगे। लेकिन वो खारे पानी में यानी समुद्र में रह सकते हैं, तब वो कहलाते हैं मेरीन, और मेरीन इज रिलेटेड टू सी। इसीलिए आप सी के जो फिश होंगे वो डिफरेंट दिखेंगे आपको, उसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। जो फ्रेश वाटर फिश होते हैं उनको आप डाल दोगे मेरीन में तो वो मर जाएंगे। तो इसीलिए सबका अपना अपना तरीका होता है जीने का। नेक्स्ट आओ, एरियल। जो हवा में होते हैं वो एरियल होते हैं। सो एरियल हैज कम फ्रॉम एरो, एंड एरो का मतलब समझते हो ना, एरोप्लेन क्या है, वो हवा में प्लेन जाती है ना, तो एरो है। तो एरियल का मतलब हो गया जो हवा में होता है वो एरियल होता है। ठीक है। नेक्स्ट आओ, फिर से हम और 2 तरह से जानवर सोच सकते हैं। अब जैसे मान लो आप कहोगे कि मैम जैसे लायन हो गए, ठीक है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब है। तो मैं कहूँगी भाई ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, क्योंकि ये जमीन पे सांस ले सकते हैं। लेकिन ये दिन में नहीं, कभी देखोगे रात में ये ज्यादा शिकार करते हैं, और इनकी आंखों में ना वो रेडियम टाइप का कुछ चमकता रहता है, नहीं देखते हो? तो वो क्या कहलाते हैं, वो नॉक्टर्नल एनिमल्स कहलाएंगे। नॉक्टर्नल होते हैं जो दिन भर सोते हैं और रात में जागते हैं, रात में शिकार करते हैं, क्योंकि उनको रात में अच्छे से दिखता है। और डायनल होते हैं जो दिन में देखते हैं, रात में। अब देखोगे मक्खी आपके घर में, अगर शाम को मक्खी रहेगी ना तो बहुत आप आराम से उसको मार दोगे, लेकिन दिन में बहुत फटाफट भाग जाएगी। लेकिन शाम को, शाम होते क्या होता है, मच्छर आता है, नहीं? तो मच्छर नॉक्टर्नल है और मक्खी डायनल है। तो देखो नॉक्टर्नल क्या है, अवेक एंड एक्टिव एट नाइट, एंड डायनल क्या है, अवेक एंड एक्टिव ड्यूरिंग द डे। देखो आउल ऑफ कोर्स नॉक्टर्नल एनिमल है ना। नेक्स्ट आओ, सोलर एंड ल्यूनर। रिलेटेड टू सन इज सोलर, एंड रिलेटेड टू मून इज ल्यूनर। ठीक है गौरव, लुक बिफोर यू लीप होगा बेटा, कुछ करने से पहले सोच लो। सोलर इज रिलेटेड टू सन, ल्यूनर इज रिलेटेड टू द मून।
अब फिर से सिस्मो वडारा है जो कि रिलेटेड नहीं टू द अर्थक्वेक है, और ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ 27, है ना। सिस्मोलॉजी रिपीटेड है। नेक्स्ट आओ टोपोग्राफी। बेटा टोपोग्राफी जो है ना, किसी भी लैंड का जो नेचुरल फीचर्स है उसको लेके जब आप स्टडी करते हो तो टोपोग्राफी होता है। द नेचुरल एनिमल्स फीचर्स ऑफ लैंड, especially the shape of its surface। तो टोपोग्राफी कैसा है यहाँ का। अब होता है कि नहीं भाई यहाँ का टोपोग्राफी बहुत खतरनाक है, यहाँ पे हम एरोप्लेन्स नहीं उतार सकते, तो पता चल जाता है अच्छा यहाँ पे बहुत पहाड़ी इलाका है, तो टोपोग्राफी पढ़ा जाता है देखने के लिए कि भाई वहाँ पे प्लेन्स उतारना या वहाँ पे किसी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसके लिए टोपोग्राफी पढ़ाया जाता है। एस्ट्रोनॉमी, बेटा एस्टर का मतलब हमने आपको बहुत पहले बताया होगा, सेकंड नंबर शीट में स्टार्स होते हैं, लेकिन बाद में पता चला नहीं भाई खाली स्टार्स नहीं होगा, क्योंकि स्टार तो बहुत दूर है, वहां तो पहुंच ही नहीं सकते। तो फिर हेवनली ऑब्जेक्ट्स को मान लिया गया कि हेवनली ऑब्जेक्ट्स भी एस्ट्रो में आएगा। और नॉमी का मतलब हो जाता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट तो किस तरह से सारे स्टार्स अरेंज्ड है, सारे स्टार्स अरेंज्ड है हमारे उसमें आकाश में, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आओ, कुछ लोग हॉरिजन कहते हैं, कुछ लोग होराइजन कहते हैं, दोनों चलेगा। ये होता है क्षितिज, वो है क्या। आप यहाँ पे अगर खड़े होकर दूर देखोगे ना, यानी कि कहीं पर भी आपको बाधा ना हो, यानी कोई बिल्डिंग वगैरह ना आए, तो आप देखोगे एक जगह लगेगा जैसे कि जो आसमान है और जो जमीन है वो दोनों एक लाइन में कहीं मिलता हुआ आपको महसूस होगा। दैट इज कॉल्ड होराइजन, द लाइन वेयर द अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट। ठीक है, बोलो समझ में आया यहां तक, क्लियर। मेरा 20 शीट्स पीडीएफ अपलोड हो गया है, अपडेटेड हो चुका है। नेक्स्ट आओ प्लेटो। बेटा प्लेट्यू नहीं कहना, इट्स प्लेटो। ये होता है पठार। जो पठार होते हैं ना वो इस तरह के शेप के होते हैं कि उसका जो टॉप होता है ना वो टेबल शेप का होता है। अ लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, यानी कि फ्लैट लैंड होता है ऊपर। अ स्टेट वेयर देयर इज नो डेवलपमेंट और चेंज, वो अलग चीज है। पहले तो देखो हम लोग पढ़ते हैं माउंटेन, हिल एंड प्लेटो। माउंटेन तो समझते हो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, हिल छोटे छोटे जो पहाड़ी होते हैं, और प्लेटो जो होते हैं ना उसका जो टॉप होता है वो इस तरह से फ्लैट होता है टेबल की तरह, है ना, जिसको पठार कहते हैं, इंग्लिश में प्लेटो कहते हैं। और एक और होता है जिस समय कोई चेंज नहीं हो रहा होता है। जैसे कुछ लोग जो अपने वेट लॉस में जाते हैं ना जर्नी पे, तो वेट लॉस में क्या होता है कि शुरुआत में कभी कभी बहुत तेजी से वेट कम होता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वेट हिल नहीं रहा होता है, बिल्कुल डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो कहते हैं भाई माई वेट लॉस जर्नी हैज हिट अ प्लेटो। इसका मतलब अब एकदम ठहर गया, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वही कह रहे हैं अ स्टेट वेयर देयर इज नो डेवलपमेंट और चेंज। इरोजन, आप देखना कहीं पर कोई नदी हो या कोई पत्थर हो, उसके ऊपर से अगर पानी जा रहा है ना, तो वहां देखना कि धीरे धीरे सॉइल जो है वहां से घिसाई होता जाता है और वहां पे गड्ढा बनता जाता है। क्यों? क्योंकि इरोजन हो रहा है। वैसे ही बहुत तेज जब धूल की आंधी चलती है रेगिस्तान में, तो वहां पर भी जो पत्थर वगैरह होते हैं वो भी हिस जाते हैं, उसको भी इरोजन कहते हैं। ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन है, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे ही होगा ना यार। एंड रिमूवल ऑफ रॉक और सॉइल इन अ पर्टिकुलर एरिया बाय रिवर्स। अब जैसे मैंने कहा धूल की आंधी चलती है जो, उससे, ठीक है। वैली, जिसका शॉर्ट फॉर्म वेल भी कहलाता है, द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स।
अब जैसे अगर आप हिमालयास में जाओगे, हिमालय में ऐसे ऐसे आपको हिमालयास के रेंजेस दिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो पहाड़ जा रहा है, एक और पहाड़ जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ शहर बसे होंगे, यहाँ पे कुछ होगा, तो उसको कहते हैं वैली, है ना। वादियां देखे हो उसका, कश्मीर वगैरह, है ना, वही वहां पे वैली है। ठीक है। जब भी देखना है इमेज में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। वैली, अब कोई भी चारों तरफ पहाड़ देखो, ठीक है, और बीच में देखो, आपको दिखेगा कि बीच में यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इस तरफ पूरा पहाड़ है। तो कश्मीर में भी आपको ऐसे ही दिखेगा। तो ये सारा क्या है, वही वैली है। तो ये दोनों तरफ से घिरे होते हैं लैंड से, ये पहाड़ों से, और बीच में वादियां होती है। बेटा इसके सिनोनिम एंटोनिम कहाँ से हो जाएंगे, क्या बात करते हो यार। ठीक है बेटा, ये वोकैब की बुक है। ग्लेशियर, अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे जो बहुत ऊंचे हैं और जहां पे बहुत ठंड है, वहां पे आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे। अ मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन अ वैली। और ऊपर पहाड़ पे वो जमे होते हैं बर्फ, वो धीरे 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 मूव कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत भारी होते हैं। लेकिन आपको पता है ग्रेविटी तो खींचेगी ही। तो वो ग्लेशियर्स होते हैं, जो जमे हुए बर्फ है ना, वो ग्लेशियर्स है। नेक्स्ट आओ, एस्चुरी, द वाइड पार्ट ऑफ अ रिवर वेर इट जॉइंस द सी। जहां पे रिवर सी से मिलता है, वहां पे वो डेल्टा बनाता है ना। और वहां पे वो जो रिवर का वाइड पार्ट होता है ना, उसको एस्चुरी कहते हैं। तो जो ट्रायंगल बनाता है वो डेल्टा होता है, और उस वाइड पार्ट जहां पे वो सी से मिल रहा होता है, वो एस्चुरी कहलाता है। कैनियन, अ डीप वैली विथ वेरी स्टीप साइड्स। देखो क्या होता है ना, आप देखोगे पहाड़ों पे यहां पर भी बने होंगे घर, यहां पर भी बने होंगे, तो वो वादी है, पूरा कंप्लीट वो वैली है। लेकिन आप अगर कैनियन में जाओगे, देखोगे दोनों तरफ से पहाड़ ऐसे हैं और ऐसे सीधा। कैनियन बहुत स्टीप होते हैं, ध्यान रखना। आपको वैली दिखाया है मैंने अभी, और वैली आपको बहुत नॉर्मल सा दिखा है। वैली देखो आराम से, यहाँ यहाँ भी मकान हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कैनियन की बात करूं, तो आप कैनियन में देखोगे, आपको महसूस होगा कि भाई अच्छा खासा स्टीपनेस दिखेगा आपको। ये देखो, अब ये देखो, देख रहे हो, बहुत साफ नहीं दिख रहा है ये, बहुत साफ नहीं। हम्म, ये देखो, पिक्चर दिखाई नहीं रहा है, पिक्चर नहीं आ रहा है। ये देखो, ये रहा कैनियन, देख रहे हो ऊपर से है, लेकिन किस तरह से एकदम स्टीप स्लोप है। आप यहाँ पे कोई कुछ बसा नहीं सकते हो, ग्रैंड कैनियन, यस, कुछ बसा नहीं सकते हो क्योंकि वो बहुत स्टीप रहता है स्लोप। ठीक है, अ डीप वैली विद वेरी स्टीप साइड्स। बेटा मैं ज्योग्राफी की टीचर नहीं हूं, इसलिए मैं जितना समझा सकूंगी उतना ही समझाऊंगी, बाकी आप लोग देख लेना यार मैं कैसे करूँ, है ना।
नेक्स्ट आओ, पेनिनसुला। इंडिया जो है पेनिनसुला है ना, 3 तरफ से सी है, एक तरफ से लैंड है। चारों तरफ से अगर पानी हो तो आइलैंड कहलाता है, ठीक है। और एक तरफ से जमीन हो और 3 तरफ से पानी हो तो वो पेनिनसुला कहलाता है। अच्छा, वेरी गुड रवि कुमार, तुम तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हो। चलो ठीक है, मैं उसको एक बार डिफरेंस को देख के आपको दूंगी। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। और कॉन्टिनेंट्स बेटा वो लैंड होता है, आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स, वन ऑफ द 7 लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। बाकी पूरा सी है, बाकी पूरा क्या है, ओशन है, राइट। स्ट्रेट, STRAIT, देखो, अ नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंस टू लार्जर सीज, यानी कि 2 लार्ज सी के बीच में जो नैरो पीस ऑफ सी है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। A narrow piece of sea between 2 large sea, देखो। stupid है ये, विकिपीडिया है ना, बहुत इडियट हो गया। कौन खोल रहा है विकिपीडिया को। ये पैसे की जरूरत हो तो एडवर्टीजमेंट लगा दो, बकवास करता रहता है झूठ मूठ का। देखो, ये 2 सी है बड़ा बड़ा, है ना, और इसके बीच में ये पतला सा है, इसी को स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ट्रिब्यूटरी। अब देखो, आपको पता ही है कि एक रिवर बह रही है, बड़ी रिवर है, उस रिवर से में आके छोटे छोटे रिवर्स मिलते हैं जिसको स्ट्रीम कहते हैं, है ना। तो ये छोटे जो स्ट्रीम से जो आके मिलके और इस बड़ी रिवर में मिल जा रहे हैं उसको हम लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं, उनकी धाराएं होती, ठीक है। जो धाराएं होती है वो रिवर का ही पार्ट होता है, लेकिन वो मिल के एक बड़ा रिवर बनाता है जिसको आप धारा कहोगे, ठीक है। पार्क स्ट्रेट, वेरी गुड आकर्षा त्रिवेदी। बे ऑफ बंगाल जानते हो, बे और गल्फ के बीच में आपसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना कि, क्योंकि मैं ज्योग्राफी की टीचर नहीं हूं इसलिए आपको नहीं दे रही हूं, नहीं तो एस्चुरी के का भी डिफरेंस पूछा जाता है डेल्टा से, बे और गल्फ के बीच में भी डिफरेंस पूछा जाता है। बे ऑफ बंगाल जानते हो क्या है, अ पार्ट ऑफ द कोस्ट वेयर द लैंड कर्व्स इन सो दैट द सी इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स। अब आप देखोगे इंडिया का ही मैप में इस तरफ जाके, इस तरफ मैं आपको मैप में ही दिखा दूं, मैं कहां से ड्रॉ करूं झूठ का। कल नहीं, अभी तो बे अब बता रही थी मैं आपको। देखो, बे ऑफ बंगाल, आप देख रहे हो, बे ऑफ बंगाल में आपको दिखेगा कि जो सी है,
ये देखो, आपको दिखेगा कि चारों तरफ से ये जो सी है, ये तीन तरफ से आपको दिखेगा कि ये लैंड से घिरा हुआ है। वैसे ही इंडिया में भी वही चीज है। जब बे ऑफ बंगाल की बात करोगे, तो आपको खुद दिखेगा कि भाई तीन तरफ से देखो, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तीन तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है। A part of the coast where the land curves in so that it is surrounded by land on 3 sides. अगर 3 sides water से घिरा हुआ है तो पेनिनसुला, और 3 साइड अगर लैंड से घिरा हुआ है तो बे। नेक्स्ट हाउ इट्स आर्किपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जब नाउन पढ़ते हो ना, वहां पे कलेक्टिव नाउन भी पढ़ते हो, तो कलेक्टिव नाउन में भी पढ़ोगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं उनको हम आर्किपेलागो कहते हैं। नेक्स्ट आओ कार्टोग्राफी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। याद रखना, कार्टो वर्ड जहां भी दिखे समझ आना मैप से रिलेटेड है। तो जो मैप बनाने की जो क्रिया है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। एड्रेट, अ माउंटेन स्लोप विच फेसेस द सन, यानी कि जो माउंटेन स्लोप, मान लो ऐसे माउंटेन है, इस तरह से माउंटेन है, तो जो सन की तरफ फेस करता है ना उसको एड्रेट कहते हैं। और जो सन की तरफ फेस नहीं करता, यानी कि जिसको बहुत कम सनलाइट मिलने वाला है, आप समझ सकते हो, नॉर्थ, ये जो सन है वो ईस्ट से उगा और वेस्ट में गया, लेकिन जो माउंटेन का पार्ट है जो उस तरफ है, ना ईस्ट में आ रहा है ना वेस्ट में आ रहा है, तो वहां पे बहुत लिटिल सनलाइट मिल रहा है, यानी कि नॉर्थ तरफ जो है या साउथ की तरफ जो पड़ रहा है उसको सनलाइट बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, उसको यूबेक कहते हैं। तो ये एड्रेट का एंटोनिम यूबेक है। अ माउंटेन स्लोप विच फेसेस द सन, एड्रेट। अ माउंटेन स्लोप विच रिसीव्स लिटिल सनलाइट, यूबेक। ठीक है, क्लियर? ऑल्टीट्यूड, द डिस्टेंस एबव सी लेवल। सी लेवल के ऊपर जो होता है ना डिस्टेंस, उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ऐसे भी बेटा ये ऑल्टी वर्ड है ना, ये रूट ही है हाइट का। ऑल्टी जो वर्ड है रूट है हाइट का। द डिस्टेंस अबव सी लेवल इज ऑल्टीट्यूड। एक सेकेंड रखना, एक सेकेंड, कुछ नहीं तो। हो गया। नेक्स्ट आओ, ऑल्टीट्यूड बताता है बेटा कि कोई चीज सी से कितना ऊपर है। जैसे देखो ना, फ्लाइट में बैठोगे कहेगा कि हम सी से 30,000 फीट ऑल्टीट्यूड पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो 30,000 फीट कहाँ से लिया जाता है? सी लेवल से। तो आप जहां पर भी रहते हो ना उसका ऑल्टीट्यूड हमेशा नापा जाता है सी लेवल से। ठीक है। एटलस, जिसमें मैप बने होते हैं, मैप का जो बुक होता है उसको एटलस कहते हैं। ये जो एक्सिस है ना बेटा, ये इमेजिनरी लाइन है, और ये जो अर्थ है हमारा, उसमें बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल का बनाया जाता है। इस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं एक्सिस, और इसी के जो पैरेलल होता है इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे लाइंस इमेजिनरी ही होते हैं। ठीक है।
An imaginary line through the middle of the earth or any object is axis. बेटा आपको बहुत बहुत ढेर सारा वोकैबुलरी लोडेड है, सब में लोड कर चुके हो ना। बस वोकैब को तो रट्टा मारते चले जाओ। आपके जितने भी क्लासेस अब चल रहे हैं वो लाइव चल रहे हैं, बाकी पुराने सारे रिकॉर्डेड डाले हुए हैं। नेक्स्ट आओ बैराज, a structure built across a river to increase its depth or divert its flow, ठीक है, तो बांध कहते हो, वो बैराज कहलाता है। और ये क्या करता है, जहां पे वो बन जाता है ना बेटा, वहां पे पानी का फ्लो आके वहां पे रुकने लगता है। तो होता क्या है कि बहुत ज्यादा वो गहराई हो जाती है वहां पे उसके रिवर की। और ये जो होता है, मान लो पानी को कहीं और डाइवर्ट करना हो तो वो भी डाइवर्ट करने का वहां पे ऑप्शन होता है। अब इसका एक और मीनिंग है, अ कंटिन्यूअस अटैक विथ अ लार्ज नंबर ऑफ गन्स, यानी धाए 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 गोली चलाई जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बराज, वो अलग चीज है। बीच आपको पता ही है, समुद्र का किनारा को बीच कहते हैं। an area of sand beside the sea is beach. क्लिफ, क्लिफ क्या होता है, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो ना, तो कुछ जगह पे पहाड़ जो होते हैं वो बहुत स्टीप तरीके से इस तरह से ऐसे होते हैं। या आप पहाड़ में देखोगे कुछ ऐसा एरिया होगा जैसे आगे बढ़ा हुआ ऐसा एरिया, और उसके नीचे कुछ नहीं होता है, वहां से नीचे देखोगे तो कुछ आपको पहाड़ी सा दिखेगा। तो ये जो एरिया होता है हाई वेरी स्टीप एरिया ऑफ रॉक, जहां पे रॉक बहुत स्टीप तरीके से आगे निकला होता है, उसको क्लिफ कहते हैं। नुकीला चट्टान जैसा निकला होता है, देखते हो ना कुछ लोग एकदम किनारे कोने में चले जाते हैं किसी पहाड़ पे, नीचे एकदम खाई में दिख रहा है, वो होता है क्लिफ। ठीक है, नेक्स्ट आओ कैनाल। बेटा जब आपको आपके खेत को पानी चाहिए, तो नदी तो हर खेत के बगल से गुजरती तो है नहीं, तो लोग आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं, ऐसे ही एक कैनाल बनाते हैं जिससे वो पानी का फ्लो अपने जिधर जरूरत है उधर ले जा सके। कुछ सरकार बनाती है ना, तो उसको जैसे स्विस कैनाल, एन आर्टिफिशियल वाटरवे फॉर नेविगेशन और इरिगेशन, उसको कहते हैं कैनाल। कैनियन, अभी तो बताया था कैनियन, कैनियन रिपीटेड हो रहा है 53 नंबर। ठीक है, केप, a piece of highland that sticks out into the sea. अब यही जो हाईलैंड है ऐसे दिखे जैसे कि बस नीचे सी है, तो वो केप कहलाएगा। अ पीस ऑफ क्लोथिंग विथ नो स्लीव्स दैट हैंग्स फ्रॉम योर शोल्डर्स, ये तो एक केप है जो पहनने वाला है। ठीक है, हाँ कैनाल को नहर कहते हैं बेटा। केप क्या है, हाईलैंड, और उस हाईलैंड से आप जब नीचे देखोगे ना, जैसे ये हाईलैंड है, और इस हाईलैंड से जब नीचे आप देखोगे तो आपको यहां सी दिखेगा, ये है केप। ठीक है, कैनाल, कैनियन एंड केप, फिर से कैसे रिपीटेड हो गया, तुमने रिपीट बना दिया है। 55 रैपिड्स, रैपिड्स देखो क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ रिवर वेयर द वाटर फ्लोज वेरी फास्ट ओवर रॉक्स। कई बार पहाड़ी एरिया में देखोगे कोई रिवर फ्लो कर रहा है और अचानक उसको कुछ ढलान मिला तो बहुत तेजी से जा रहा है नीचे, तो रैपिड्स होते हैं जहां पे रिवर का फ्लो बढ़ जाता है। ऐसे भी रैपिड मतलब तेज होता है ना, स्पीड जब होता है तेज तो रैपिड कहलाता है, वैसे ही रिवर्स जब तेजी से फ्लो करता है जिस एरिया में, वो रैपिड कहलाता है। कैवलकेड, a large group of people on horses or vehicles moving along in a line as a part of ceremony। बेटा ये तो दूसरा मीनिंग है, यहाँ पे ज्योग्राफी का मीनिंग नहीं है।
इसको यहाँ से हटा दो, ये तो जुलूस टाइप का हो गया, कैवलकेड, यहाँ ज्योग्राफी का वर्ड नहीं है ये, ठीक है। सेलेस्टियल, याद रखना सेलेस्टियल का मतलब, और यहाँ पे ये एक रिपीटेड भी हो रहा है। नेक्स्ट था कैवलकेड छोड़ के सेलेस्टियल आओ। आपको पता है सेलेस्टियल टेरेस्ट्रियल इस सब का मीनिंग क्या है? टेरेस्ट्रियल होते हैं थल्य, और सेलेस्टियल होते हैं ऑफ द स्काई, एरियल होता है ऑफ द एयर, ठीक है। सेलेस्टियल इज ऑफ द स्काई, जो स्काई में वो सेलेस्टियल है। कंपस, आपको पता है कंपस होता है एक, जो लेके लोग चलते हैं जब सी वगैरह में शिप में जाते हैं तो, क्योंकि चारों तरफ पानी है, पता नहीं चलता नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सा है, तो क्या कहते हैं कंपस लिए रहते हैं ताकि उनको डायरेक्शन का पता रहे। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, ठीक है। और कंपस आप जो यूज करते हो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, वो एक वी शेप का होता है जिसमें एक तरफ पेंसिल लगाते हैं, एक तरफ पॉइंट होता है वो गोल घुमाने के लिए और एंगल बनाने के लिए, वो भी कंपस कहलाता है। क्रीक, a narrow piece of water where the sea flows into the land. जानते हो किसी भी लैंड में है ना, मान लो इस तरह से आपको दिखे कि क्रीक बना हुआ है और यहाँ पे सी है, सी का वाटर यहाँ पे जो एक नैरो पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे आपको जगह दिख रहा है अंदर जाने का, तो सी का वाटर वहाँ पे अंदर चला जाता है, वो कहलाता है क्रीक। यानी कि ये नैरो पीस ऑफ वाटर है जहाँ पे सी लैंड से मिल रहा है। चलिए एक बार देख लो, हम्म, ये देखो ये सबसे अच्छा पिक्चर दिख रहा है आपको, नैरो पीस ऑफ वाटर, देख रहे हो, और ये इस तरफ इसका सी होगा, तो सी का जो वाटर है वो लैंड के अंदर जो घुस रहा है उसको क्रीक कहलाते हैं। एंड क्रेवेंस तो जानते हो बहुत ही खतरनाक होता है, बड़े बड़े पहाड़ों पे होते हैं जहां पे थिक लेयर ऑफ आइस होता है, और यहाँ पे सबसे गंदी बात होती है ना कि अगर कोई यहाँ पे फंसा नीचे गया तो उसके बाद तो वापस तो लौट आ ही नहीं पाता है। ये लार्ज क्रैक होता है डीप लेयर ऑफ आइस में, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे क्या होता है, बर्फ जमा होते हैं, और बर्फ इतना थोड़ा सा थोड़ी होगा, बर्फ तो बहुत ज्यादा होता है। अब उस बर्फ के बीच में अगर क्रैक पड़ गया तो आप सोच सकते हो कि अगर कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कोई पहाड़ चढ़ रहा है और इसके ऊपर इतना मोटा बर्फ है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक क्रैक पड़ गया है, अब कोई अगर यहाँ से गिरा तो सीधा यहाँ गिरेगा, अब ये बाहर निकल भी नहीं पाएगा। और एक बहुत अच्छा आई शुडंट बी अलाइव करके एक प्रोग्राम आता था डिस्कवरी में, उसमें दिखाया था कि जो क्रेविस में गिरे थे वो लोग दोनों दोस्त जो ऊपर चढ़ रहे थे माउंटेन में, फिर एक बहुत मुश्किल से बाहर निकला था और दूसरा अंदर मर गया था। तो क्रेविस इज डीप क्रैक इन अ वेरी थिक लेयर ऑफ आइस, ठीक है। बोलो समझ में आया? आज मैंने 60 तक बनाया है क्योंकि ये बहुत मिला के ये आपका 110 के ऊपर है। आज इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में उसको ख़त्म कराएंगे। और वोकैबलरी मैंने बहुत करा दिया है, और वोकैबलरी में कोशिश कर रही हूँ सब बैचेस में लोड कर दो, जितना वोकैब है सब में कर हो गया है। तो बस अब अपना याद करते रहो वोकैबलरी। आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कंजंक्शन का पीडीएफ नहीं दिया हो? राम राम श्रेय बेटा, आज मैं वोकैबलरी करा रही थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में आपका वैष्णवी, जानते हो क्या करो? सिर्फ नाम डालो इन ज्योग्राफी करके और उसके बाद उसका पिक्चर में सीधा इमेज में जाओ, आपको अच्छे साफ साफ दिखेगा। ठीक है, क्लास नोट्स में ये सब नहीं बेटा, ये वोकैबुलरी बुक का है। अपडेटेड भी शीट्स है कुछ 1 to 20, वो भी आपको A4 साइज में मैं लोड करा दूंगी।